नहीं मैं देखता हूँ मैम, मैं देखता हूँ, मेरा व्यू देखो, अब मैं देखता हूँ मैम। ओके, तो हाँ, तो अभी हम लिक्विड पार्ट में बात कर रहे थे कि प्लाज्मा का 90 से 92% लिक्विड पार्ट है और 1 to 2% क्या है, दूसरा सब्सटेंस है, जैसे ग्लूकोज हो गया। जब भी ग्लूकोज का कमी है तो ब्लड को भी तो चाहिए होता है ग्लूकोज, ताकि वो सर्कुलेट करे इधर से उधर। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है, कुछ विटामिन होता है, एंजाइम्स, हार्मोन, डिफरेंट डिफरेंट चीज, और कुछ एक वेस्ट मटेरियल भी रखता है जिसको बॉडी से थ्रू आउट करना रहता है। मतलब बॉडी जितना भी चीज चाहिए, जो आप ड्रग्स खाते हैं वो भी ब्लड में जाके सॉल्युबल है, तभी वो जाके टारगेट ऑर्गन्स पे या जहां पे भी जाना है वहां पे वो जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्लाज्मा पार्ट्स हमारा मेनली क्या है, वाटर का बना है, उसके साथ कुछ प्रोटीन्स है, कुछ एडिशनल मटेरियल है, कुछ सब्सटेंस है। जब आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसको, और उसके बाद जब आप देखेंगे तो नीचे में क्या दिखेगा आपको, पूरा रेड ब्लड सेल्स जमा है। उसके ऊपर में एक पतला सा कुछ दिखेगा, वो बाद में वो क्या रहेगा, आपको डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दिखेगा। और जो ऊपर में एकदम क्लियर सॉल्यूशन वाटर जैसा दिखेगा, थोड़ा हल्का कलर डिस्टिंग्विश रहेगा वाटर से, बट क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा, तो वो हमारा प्लाज्मा पार्ट रहता है। तो अब प्लाज्मा का काम क्या है, लिक्विड पार्ट है तो इसलिए पूरे बॉडी में सर्कुलेटेड रहती है। प्लाज्मा तो हल्का येलो कलर होता है ना हाँ, मैम? येलोइश कलर का रहता है, हल्का येलोइश कलर का रहता येलोइश है, कलर इसमें का रहता है, प्रोटीन्स के यस मैम। कारण थोड़ा येलोइश कलर का रहता है। बट आप जब देखेंगे तो वो आपको क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा। आप देखे हैं क्या, पैथोलॉजी में गए होंगे, जो कोई काम करते होंगे पैथोलॉजी में, तो आप लोग देखे होंगे। उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स का क्या काम है अब। तो ये जो प्रोटीन्स है वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। फिब्रिन है तो कोगुलेशन ब्लड का करता है, ब्लड का विस्कोसिटी बनाए रखता है, टोटल लिक्विड है तो बहुत इजिली फ्लो कर जाएगा। तो प्रोटीन पार्ट कुछ रहता है तो उसका विस्कोसिटी बनाए रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। प्रोटीन है तो बहुत सारा काम है प्रोटीन का। उसके बाद दूसरा क्या है कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारा ग्लूकोज मिला है तो ग्लूकोज जहां बॉडी को चाहिए होता है तो ब्लड वहां पे उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। या वेस्ट मटेरियल है, कोई भी पार्ट्स का वेस्ट निकला, नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव आउट हुआ, तो ब्लड उसको डिफ्यूज आउट करेगा, टारगेट ऑर्गन पे ले जाएगा जहां उसको खत्म करना रहेगा। तो ये सब काम है हमारा प्लाज्मा का। उसके बाद अब क्या है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है डेली बनता है, कहाँ से बनता है, तो हमारा लीवर बनाता है डेली 30 ग्राम के अबाउट। अगर हेल्दी लीवर है तो वो 30 ग्राम के अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन डेली जनरेट्स करता है। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है, तो 3 तरह का है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में भी आप ये सब पढ़े होंगे, एल्बुमिन, ये सब आप प्रोटीन पार्ट्स में भी पढ़े हैं। एल्बुमिन सबसे ज्यादा ब्लड्स में रहता है, तो इसका मेनली काम क्या है कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करना। तो अब क्या ऑस्मोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करेगा, तो जब भी हमारा क्या आता है कि आप एक चीज पढ़े होंगे इससे पहले कि ब्लड हमारा, जब वाटर का क्या पढ़ा रहे थे हम, वाटर से रिलेटेड पढ़ा रहे थे ना इससे पहले चैप्टर्स में, कि जब वाटर बैलेंसिंग, हाँ वाटर बैलेंसिंग पढ़ा रहे थे, तो उसमें आप देखिए हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला इंक्रीज करने लगता है, तो क्या हुआ कि ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ने लग जाता है, क्योंकि बॉडी सेल्स क्या करता है, वहां से वाटर ले लेता है। तो बार बार अगर ये चीज हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा गाढ़ा ब्लड हो गया तो वो इजिली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए, उसका प्रेशर मेंटेन रहे, वो ज्यादा विस्कस नहीं रहे, जो नॉर्मल विस्कोसिटी है वो मेंटेन रखे, तो एल्बुमिन क्या करता है कि ऑन्कोटिक प्रेशर बनाए रखता है। ऑन्कोटिक प्रेशर की मतलब क्या है कि वो फिर वाटर को अपने तरफ खींचता है। जो सेल्स से वाटर लिया था, तो इसका भी अब टेंडेंसी है कि वो सेल से अपना वाटर लेगा, अपना वाटर लेगा, ब्लड में मिलाएगा, और ब्लड का जो नॉर्मल विस्कोसिटी है उसको मेंटेन रखेगा, ताकि वो इजिली सर्कुलेट कर सके। तो यही एल्बुमिन का मेनली काम है। दूसरा ग्लोबुलिन है, तो ग्लोबुलिन मेनली क्या है, इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन है। मतलब इम्यूनोग्लोबिन आईजी आप लोग एपिडेमियोलॉजी में पढ़े थे, 3-4 तरह का पढ़ाए थे, आईजीए, आईजीई, आईजीएम। तो अब जो भी था उनका मेन काम क्या था, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का काम कर रहा था, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था। मेनली काम क्या था, इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड कर रहा था। तो ग्लोबुलिन्स हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है।
उसके बाद थर्ड है हमारा हमारा फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन का मेन काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में। जब आप कैस्केड प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पे फिब्रिनोजेन देखेंगे कैसे फिब्रिन में कन्वर्ट होता है या क्या करता है, एक नेटवर्क बनाता है। और वो नेटवर्क क्या करता है, वो आप देखे हैं क्या बोलते हैं, बैंडेज। बैंडेज देखे हैं ना सारे लोग? बैंडेज कैसा रहता है? बैंडेज, बैंडेज कॉटन ना मैम? हाँ कॉटन वाला बैंडेज देखे है ना? कॉटन, हाँ यस मैम। वो ऐसे 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 लगता है नेट का बना हुआ है। झल्लीदार, हाँ तो झल्लीदार टाइप का रहता फिब्रिनोजेंस भी क्या करता है कि एक नेट टाइप का आपका जहां पे भी कटा है या घाव ब्रूजिंग जहां पे भी हो रहा है वहां पे वो जालीदार टाइप का चीज बना देता है। अब जो ब्लड इजिली फ्लो था स्किन के थ्रू, अब वो जालीदार में क्या है कि थोड़ा फंस फंस के जा रहा है, तो उसी टाइप को वो उसको क्या करता है, गाढ़ा करते जाता है। तो अब क्या हुआ कि ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। यही टोटल कैस्केड प्रोसेस है इन शॉर्ट। वैसे ये प्रोसेस बड़ा है, कैसे क्या करता है, कब क्या एक्टिवेट होता है। तो फिब्रिनोजेंस यही सब प्रोसेस करके क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करता है, जमाता है। उसके साथ इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, बहुत गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में काम आ रहा है, तो डिफरेंट टाइप का गैसेस प्रेजेंट है, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है। तो ये सब जितना भी चीज प्रेजेंट है वो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो अभी हम हमारा जो कंपोजिशन है वो तीनों कंप्लीट हो गया। अभी कोई बोले हैं कि रिवीजन कराने, तो एक बार हम फिर से कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स रिवीजन करवा देते हैं, देन आफ्टर हम फंक्शन ऑफ ब्लड में आएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि पैथोलॉजी क्या है। तो पैथोलॉजी सारे लोग जानते हैं क्या है। पैथोलॉजी बताइए आप लोग। आज इतने कम बच्चे क्यों हैं, कहाँ चले गए सारे लोग? ओके तो पैथोलॉजी क्या है कि जिसमें हम लोग डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, कोई भी चीज एबनॉर्मलिटीज देखते हैं, चाहे यूरिन में हो चाहे जहां पर भी रहे। उसके बाद हमको मेन पैथोलॉजी किसका पढ़ना है, ब्लड का पढ़ना है, यूरिन का पढ़ना है। तो फर्स्टली हम ब्लड के बारे में जान लेते हैं, तभी हमको एबनॉर्मलिटीज पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना आरबीसी होना चाहिए, कितना डब्ल्यूबीसी होना चाहिए। उससे जैसे वेरी करेगा इसका मतलब है एबनॉर्मलिटीज है, चाहे वो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए कोई भी चीज। तो अब ब्लड क्या है, सबको पता है ब्लड क्या है, सभी लोग ब्लड देखें। तो ब्लड क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो सभी पूरा बॉडी को जोड़ रहा है, इसलिए वो कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू है इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारा सेल्स वेल्स प्रेजेंट हो गए, इसलिए वो टिश्यू है। उसके बाद अब ब्लड का मेन काम क्या है, पूरे शरीर में फैल रहा है, चाहे वो गैस का ट्रांसपोर्टेशन करे या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करे या और भी बहुत सारा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आते हैं तो देखते हैं कि ब्लड क्या चीज का बना है। तो ब्लड में क्या है, एक तो सेल वाला पार्ट है, दूसरा लिक्विड वाला पार्ट है। तो सेल वाला जो पार्ट है वो हमारा कार्पसल्स पार्ट है, और जो लिक्विड वाला पार्ट है वो हमारा प्लाज्मा पार्ट है। उसके बाद जो कार्पसल्स है तो उसमें तीन तरह का सेल्स है मेनली, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। कौन है ये आदमी, तुम्हारी म्यूट कीजिए खुद को। तो जो हमारा कार्पसल्स पार्ट है वो हमारा सेलुलर पार्ट है, तो उसमें इरिथ्रोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स है। डब्ल्यूबीसी फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। जिसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट है उसको ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं, जिसमें नहीं प्रेजेंट है वो एग्रैनुलोसाइट्स है। तो ग्रैनुलोसाइट्स में तीन है, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और एग्रैनुलोसाइट्स में दो है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये हमारा ब्लड्स का पार्ट था। उसके बाद अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सा क्या है। तो आरबीसी पहले पढ़े, सब कोई आरबीसी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि आरबीसी का शेप क्या है, बाइकॉन्केव टाइप का शेप है। अब इसका नॉर्मल काउंट क्या है, 4.5 से 5.5 तक, और हेमोसाइटोमीटर के थ्रू इसको मेजर करते हैं। एक इक्विपमेंट है हमारे लैब में भी है, प्रैक्टिकल भी होता है। तो मेनली जो आरबीसी का स्पेन है, लाइफ स्पेन है 120 दिन है, उसके बाद ये खुद ग्रेवयार्ड में जाके, स्प्लीन के ग्रेवयार्ड में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। आरबीसी का कलर रेड है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, हेम ग्रुप प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम हीमोग्लोबिन है।
उसके बाद अब आरबीसी बनने का जो प्रोसेस है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट, सॉरी, जो बोन मेरो में प्रोड्यूस होता है आरबीसी, उस एक प्रोसेस को हम लोग इरिथ्रोपायोसिस बोलते हैं। ये कभी कभी आपके एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद आरबीसी है, आरबीसी का मेन काम जो है वो क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करे या ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करे, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो आरबीसी का काम है। दूसरा है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब कुछ भी प्रोटेक्शन दे रहा है, इम्यूनिटी दे रहा है, तो वो काम हमारा डब्ल्यूबीसी का है। तो अब डब्ल्यूबीसी जो है वो ओवल शेप में है, जैसे आरबीसी हमारा बाइकॉन्केव शेप में था, बट ये ओवल शेप में न्यूक्लिएटेड है। उसके बाद किसी में ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, किसी में नहीं प्रेजेंट है। जो जिसमें प्रेजेंट है उसको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, जिसमें नहीं प्रेजेंट है वो एक ग्रेनुलोसाइट्स रहता है। अब नॉर्मल काउंट क्या है कि ये आरबीसी जितना नहीं है, 4000 टू 11,000 पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड्स में इतना पाया जाता है ये। उसके बाद सबका, जैसे आरबीसी का 120 डेज है, उसका फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सब आरबीसी है, इसलिए सबका लाइफ स्पेन एवरेज 120 डेज है। बट यहाँ पे क्या है, ल्यूकोसाइट्स में क्या है, यहाँ आप 5 तरह का पढ़ रहे हैं, तो 5 ऑब्वियस सी बात है सभी एक दूसरे से भिन्न है, इसीलिए उसका क्लासिफिकेशन अलग किया गया है। अगर सब एक जैसा ही रहता था हम उसको अलग अलग क्यों पढ़ते। तो यहाँ पे जितने हैं सबका अलग अलग सब फंक्शंस है, सबका लाइफ स्पेन अलग अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो मेन बेसिक्स आपको क्या पढ़ना है कि कितना परसेंटेज डब्ल्यूबीसी में है ये। एक मिनट रुकेंगे। आवाज आ रही है ना? तो म्यूट हो गए क्या? यस मैम। ओके, तो हम लोग लिकोसाइट्स पढ़ रहे थे, डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे थे। तो डब्ल्यूबीसी, हाँ ये पढ़ चुके थे हम लोग डब्ल्यूबीसी। तो इसका अब टाइप्स पढ़ना है। तो फर्स्ट है हमारा न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे ज्यादा जो एबिडेंट है डब्ल्यूबीसी में, जो सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, वो 40 to 70% हमारा न्यूट्रोफिल्स है। अब न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है, वो फर्स्ट लाइन डिफेंस करता है। कोई भी चीज आया उसको जस्ट इनगल्फ करके उसका वही काम तमाम कर दिया। तो अब ये कैसे पता चला कि ये बाहरी चीज है? तो न्यूट्रोफिल्स में एक ऑप्सिन नाम का प्रोटीन है, जिसका यही काम है इन्फॉर्म करना। कोई भी चीज आ रहा है, गुप्तचर का काम कर रहा है, जैसे कोई चीज आ रहा है वो उसको इन्फॉर्म कर रहा है। तो वो ऑप्सिनाइजेशन के तहत क्या कर रहा है, या तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रहा है, या फिर क्या कर रहा है, जैसे कोई एंटीजन आया उसको खा जा रहा है। तो ये हमारा न्यूट्रोफिल्स है। नेक्स्ट है हमारा इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स का मेनली काम क्या है कि एलर्जिक रिएक्शंस को बढ़ाना। तो मान लीजिए कि अभी कोई भी चीज, जैसे कि मान लीजिए हिस्टामिन है, सॉरी, एलर्जिक रिएक्शंस को घटाना, ये काम है इस्नोफिल्स का। तो मान लीजिए कि अभी हम आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एलर्जी हो गया, तो उस वक्त क्या होता है कि इस्नोफिल्स खुद ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाता है। और जैसे इस्नोफिल्स बढ़ गया आपके बॉडी में, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, या कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई ना कोई तरह का इन्फेक्शन हुआ है। उसी केस में इस्नोफिल्स आपका
बॉडी से बढ़ता है। जैसे ही मान लीजिए कि हिस्टामिन बहुत ज्यादा सिक्रेट हो गया, बहुत ज्यादा हिस्टामिन आपके बॉडी में सिक्रेट हो गया, तो हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन का मेनली काम है कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस को क्रिएट करना, कोई भी स्नीजिंग टाइप भी एक टाइप का एलर्जिक रिएक्शन ही है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना ही मेन काम एसिनोफिल्स का है। बेसोफिल्स क्या है कि एसिनोफिल्स बेसोफिल्स आपके बॉडी में कम पाया जाता है, बेसोफिल्स 1% है डब्ल्यूबीसी का। तो बेसोफिल्स क्या करता है कि ये जो हमारा हिस्टामिन है मस्ट सेल्स जो जनरेट होता है, तो उससे रिजेंबल करता है, उसके जैसा ही काम करता है। तो ये अकॉर्डिंगली काम करता है, ये आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा हिस्टामिन हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, स्नोफिल्स को हेल्प करेगा। दूसरा क्या करेगा कि कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन आपके बॉडी के लिए जब जरूरत है तो उस वक्त क्या करेगा, ये उस वक्त काम करेगा। तो ये क्या करता है, इसमें हिस्टामिन भी है, हेपेरिन भी है, सेरोटोनिन भी है, मूड स्टेबलाइज भी कर रहा है। सेरोटोनिन का मेन काम मूड स्टेबलाइज करना है। बहुत ज्यादा कभी कभी सेरोटोनिन आपके बॉडी में सिक्रेट होने लग जाता है तो आप एक्साइटमेंट में आने लग जाते हैं, हैप्पी क्या बोलते हैं, खुश होने लग जाते हैं, हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं सेरोटोनिन को, 5-HT बोलते हैं उसको, या डोपामिन को भी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स का भी मेन काम इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है। तो अब जो लिम्फोसाइट्स है ये एक तो इसका साइज बहुत छोटा होता है और ये 20 to 40% WBC का है। लिम्फोसाइट दो तरह का रहता है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स फर्दर थाइमस में प्रेजेंट रहता है मैच्योर कंडीशन में, और बी लिम्फोसाइट्स बनता भी अभी बोन मेरो में है, मैच्योर भी वही होता है। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स क्या है, बनता बोन मेरो में है बट मैच्योर होने के लिए थाइमस आता है, तो इसलिए टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स किस टाइप का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सेल को मेडिएट करता है वहां जाने के लिए। और बी लिम्फोसाइट्स डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन्स पे कोई भी फ्लूइड जाके देता है, चाहे वो ब्लड रहे, लिम्फ रहे, व्हाटएवर जो भी रहे। उसके बाद हमारा मोनोसाइट्स है। तो मोनोसाइट्स का भी मेन काम क्या है कि कोई भी चीज को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वो मैक्रोफेजेस के रूप में प्रेजेंट रहता है। मैक्रोफेजेस का मेन काम क्या है, फैगोसाइटोसिस करना, कोई भी बाहरी चीज है तो उसको इनगल्फ कर देना। अब जो मोनोसाइट्स है वो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, सबका अलग अलग सेल है। लिवर में प्रेजेंट है तो उसको कुफनर सेल्स बोलते हैं, बोन में प्रेजेंट है तो ओस्टियोक्लास्ट सेल बोलते हैं। हालांकि ये इतना डिटेल में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स जो भी है वो आपका या तो परसेंटेज में पूछा जाएगा कि इसका क्या परसेंटेज है, इतना ही पूछा जाएगा। उससे ज्यादा ये कुफनर सेल्स कहाँ प्रेजेंट है इतना डिटेल्स में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपके जानकारी के लिए ये सब है। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारा सेलुलर में था प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये क्या है कि नॉन ग्लैंडोसाइट डिस्क है, इसका शेप देखे होंगे कि थोड़ा कैडेंड्राइट्स टाइप का दिखता है। तो अब ये क्या है कि मेन इसका काम क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग, मेन काम इसका ब्लड क्लॉटिंग में है, कोगुलेशन पार्ट में इसका मेन काम है। तो अब जो इसका लाइफ स्पेन है वो 7 से 10 दिन है ओनली प्लेटलेट्स का। और नॉर्मल पॉइंट क्या है कि 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इस बीच का नॉर्मल है। इससे जैसे कम होता है तो आपको डिसऑर्डर से, इससे ज्यादा हुआ तो आपको डिसऑर्डर से। अब लास्ट पार्ट है हमारा प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा पार्ट्स हमारा क्या था कि अभी तक जो भी पार्ट्स पढ़ा हमने वो सारा हमारा सेलुलर पार्ट्स था। ये जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या है, सबसे ज्यादा वाटर कंटेनिंग होगा। तो 90 to 92% इसमें वाटर है, कुछ 1% प्लाज्मा प्रोटीन है, 7 to 8%, और कुछ 1% अदर सब्सटेंस है। ब्लड जो आप ड्रग्स ले रहे हैं वो ड्रग्स गया, कुछ जो भी चीज जा रहा है, विटामिन से, एंजाइम्स से, हॉर्मोन्स से। अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए हॉर्मोन्स ब्लड में आया तो ब्लड को कहीं काम करना है, तो वो हॉर्मोन्स ब्लड में आया तो उस वक्त वो हॉर्मोन्स आपके ब्लड में है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज अकॉर्डिंगली जब जो जरूरत है तो वो सब्सटेंसेस आपके ब्लड में है। अब जो प्लाज्मा पार्ट्स को आप अलग करेंगे, डब्ल्यूबीसी को अलग करेंगे, सेंट्रीफ्यूज अलग करेंगे, तो प्लाज्मा का जो मेन प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है, क्लियर है।
उसके बाद थोड़ा येलोइश कलर का है और थोड़ा सेंट्रीफ्यूलेस विस्कस है। जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लड की तुलना में कम विस्कस होगा, क्योंकि सेल पार्ट निकल गया है, सिर्फ हम प्लाज्मा पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, वाटर है, तो वाटर ऑब्वियस सी बात है ब्लड की तुलना में ज्यादा कम विस्कस है। उसके बाद इसमें जो प्रोटीन्स है तो उसका काम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करना, ब्लड कोगुलेशन, विस्कोसिटी को मेंटेन करना, ये सब काम है। अब इसका 3 प्रोटीन्स हम पढ़े, एल्बुमिन, एल्बुमिन हम लोग प्रोटीन चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे इसका मेन काम एल्बुमिन का क्या है कि प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करना। दूसरा ग्लोबुलिन्स है जो मेन क्या बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, IgA, IgM, IgE जो भी बन रहा है उसके लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन क्या करता है कि कैस्केड प्रोसेस का एक हिस्सा है जो कि ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। उसके साथ ब्लड्स में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, बहुत सारा गैसेस प्रेजेंट है, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है। तो ये हमारा टोटल कंपोजिशन था, ब्लड का कंपोजिशन। यहाँ तक में किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन? अरे तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा है, आई थिंक पंकजा कुछ कह रही है। मेरा आवाज आ रहा है ना? यस मैम। ओके, हाँ पिक्सी का आवाज आया, पंकजा आई थिंक आपका ईयरफोन गड़बड़ है। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड हमारा अभी तक कंपोजिशंस हमारा कंप्लीट हो गया। कंपोजिशंस में किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? नो मैम। चलिए तो फिर अब हम लोग फंक्शंस में आते हैं। ब्लड का क्या फंक्शंस है, क्या रोल कर रहा है, पूरे बॉडी में ब्लड है तो ब्लड का काम क्या है? तो सबसे पहले जो क्लियर काम है ब्लड का वो ट्रांसपोर्टेशन है। कोई भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ये ब्लड का काम है। ब्लड आपके हर जगह प्रेजेंट है, तो ब्लड का काम क्या है कि सबसे पहले तो ऑक्सीजन को पहुंचाता है ताकि सारा सेल्स ऑक्सीजनेटेड रहे हमारा। तो वो क्या करता है कि जितना सेल्स है सारा को क्या करता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट मटेरियल उसको निकालता है। तो फर्स्ट काम यही है। उसके बाद क्या है कि पहला काम ऑक्सीजन दिया, दूसरा जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको बॉडी टिश्यू से या जहां पे भी है बॉडी पार्ट्स में, तो वो उसको टारगेट ऑर्गन तक लाता है जहां वो मेटाबोलाइज होगा, चाहे वो किडनी में हो, लिवर में हो, जहां पे भी रहे, स्वेट ग्लैंड में हो, स्वेटिंग के थ्रू उसको बाहर आना है तो स्वेट ग्लैंड में लाए। तो वो बॉडी से कैसे बाहर आए और कहाँ पे जाके आए जिससे वो बाहर निकले शरीर से, तो ये भी काम ब्लड का है कि वो उसको उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। उसके अलावा हार्मोन्स का सिक्रेशन तो हो रहा है, तो बट हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन पे कैसे पहुंच रहा है? अगर वो ब्लड के थ्रू पहुंच रहा है तो या तो हो सकता है ब्लड के थ्रू पहुंच रहा है तो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, न्यूरोट्रांसमीटर्स का करना, डिफरेंट केमिकल्स का करना, ट्रांसपोर्टेशन पार्ट जो है वो फंक्शंस ब्लड का है। उसके बाद क्या है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, प्रोटीन्स है, विटामिन है, जो भी खा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? आपका जीआईटी में जा रहा है, बट जीआईटी तक ही सीमित नहीं है, वो आपके हाथ में भी जा रहा है, माइंड में भी जा रहा है। आप खाना तो पेट से खा रहे हैं ना, नीचे जा रहा है वो आपका खाना, डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, बट वो आपके ब्रेन तक भी पहुंच रहा है। जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी ग्लूकोज है, जो भी प्रोटीन पार्ट है, वो आपके ब्रेन तक में पहुंच रहा है। तो वो कैसे पहुंच रहा है? तो ये काम क्या कर रहा है, कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। उसके अलावा जितना भी वेस्ट मटेरियल को हटाना है, तो वेस्ट मटेरियल को जैसे क्रेटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया उसको बाहर निकालना, ये सब भी काम क्या है? ब्लड का है। ब्लड प्यूरिफिकेशन पढ़े होंगे ना, किडनी के थ्रू, फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, तो उसमें कौन यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है? ब्लड से फॉर्मेशन होता है ना। यूरिन पढ़े होंगे ना, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम हुआ है आप लोग का? नहीं हुआ, नहीं हुआ है मैम। तो उसमें आप पढ़े यूरिनरी होंगे कहाँ ना, हुआ? यूरिनरी नहीं हुआ है, एक हो लोग कह चुका रहे हैं मैम। हो गया। हुआ है मैम। तो उसमें आप पढ़े होंगे ना किडनी का फंक्शंस, किडनी कैसे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यूरिन को जनरेट करता है।
यस मैम। जी मैम। हाँ, तो सेम चीज पढ़े होंगे कि वेस्ट मटेरियल जो भी है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। तो फर्स्ट काम हमारा फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना। दूसरा क्या है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बॉडी के टेम्परेचर्स को रेगुलेट करता है। ये एक जगह पे बहुत ज्यादा हीटेड नहीं होने देता है। कोई भी चीज को जब आप देखें कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ये पूरा बॉडी हीट जो भी जनरेट हो रहा है हमारा होम्योस्टेटिस में हमेशा आपके बॉडी को रखता है, बहुत ज्यादा हीट नहीं होने देता, बहुत ज्यादा कूल नहीं होने देता। तो ये क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड करते रहता है, जो भी हीट है वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड करते रहता है। उसके बाद है बैलेंसिंग का। तो अब कोई भी चीज है, ब्लड हमारा बफर के रूप में भी काम करता है, हमारा बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडिटी नहीं होने देता, बहुत ज्यादा एसिड टाइप का चीज नहीं होने देता, बहुत ज्यादा बेसिसिटी नहीं होने देता। तो एक तरह का बेसिक बफर का काम करता है हमारे बॉडी। तो ब्लड क्या करता है, एक बफर का काम करता है। वो क्या करता है, एसिड बेस को बैलेंस करता है या इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके रखता है हमारे बॉडी में। उसके बाद WBC प्रेजेंट है तो वो क्या करता है कि प्रोटेक्शन का काम करता है, इम्यूनिटी देता है। तो ये सब हमारा फंक्शंस था, ब्लड्स का मेन फंक्शंस था। उसके बाद अब हम लोग डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये तो नॉर्मल कंपोजिशंस पढ़े, हाँ, कि ब्लड में इतना RBC होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए। मैम हाँ बोलिए। ये पूछा, यदि बॉडी में ब्लड कम रहे तो ऑक्सीजन भी कम रहेगा फिर? ये बार बार नॉर्मल हम लोग ऑक्सीजन के ब्रीथिंग पीछे 500 क्यों पड़ ml गए? देना ऑक्सीजन, मतलब हाँ, ब्लड जैसे ही कम पड़ेगा, एनेमिक हो जाएंगे, तो उस केसेस में क्या है कि उसका कम काम करेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन का भी कम करेगा, तो आप हाइपोक्सिया में पहुंच जाएंगे। आपके सारे सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है। मेन ऑक्सीजन क्या लंग्स तक ही काम है ना, बाकी तो सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है आपके बॉडी में। तो हाँ, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका बॉडी में ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा, हाइपोक्सिया का कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। चलिए, नो तो फिर मैम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा ब्लड का डिसऑर्डर्स है उसका क्या क्या सिम्टम्स है। हालांकि ये आपके चैप्टर्स में नहीं है, बट हाँ ठीक है, जानने के लिए जान लेते हैं क्या क्या हो सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे क्या होते हैं कि मेनली जो औरतें होती है वो एनेमिक होती है, एनीमिया से ग्रसित होती है, उनको पता ही नहीं कि खून की कमी है बॉडी में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत इंडिया में तो बहुत ज्यादा औरतों में बहुत खून का कमी रहता है। तो खाना पीना खाइए सारे लोग। उसके बाद क्या है कि बासी आप, हाँ, क्या क्या बासी खाना खाते हैं। अरे मैम यदि ज्यादा ब्लड शरीर में हो जाए फिर क्या करना चाहिए मैम? ब्लड डोनेट कीजिए। अच्छा, तो उससे कोई मतलब डिसऑर्डर तो नहीं नहीं है ना मैम? नहीं, ब्लड डोनेट करना अच्छी चीज है। ऐसे भी आपका जो भी RBC बन रहा है, WBC बन रहा है, देख रहे हैं उसका लाइफ स्पेन ऐसे ही बेचारा मर ही रहा है जाके ग्रेवयार्ड में। तो उससे बढ़िया है कि दूसरे को डोनेट कर दीजिए, किसी का भला हो जाएगा। हालांकि हम ये ज्यादा होने पे मैं बातें कर डोनेट कर रहे हैं, सकता हम भी हूँ? कभी डोनेट नहीं किए हैं। डोनेट कीजिए, ठीक है? 2-3 क्या? किए हैं मैम, 2-3 बार डोनेट किए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और करते रहिए ऐसे, किसी किसी का भला करते रहिए। तो अब ब्लड डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर रेड सेल्स में डिसऑर्डर्स हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे? नॉर्मल सिम्टम्स है तो जैसे ही ब्लड का कमी होने लग जाएगा, सबसे पहले क्या दिखेगा आपको? चक्कर आने लग जाएगा, कमजोरी होने लग जाएगा, सभी लोग जानते हैं। शॉक में भी आप जा सकते हैं, शॉक का कंडीशन भी हो सकता है। शॉक का कंडीशन इसलिए होगा क्योंकि ब्रेन में उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेगा। तो उस केस में क्या होगा कि शॉक का भी पॉल्यूशन आ सकता है, मतलब वीकनेस होने लग जाएगा। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर आपके बॉडी में RBC कम है, एनेमिक है आप, तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है। अगर किन्हीं को भी ऐसा सिम्टम्स लग रहा है तो वो जाके डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद क्या है कि RBC का सिम्टम्स क्या है, सॉरी, ये अभी जो हम ऊपर वाला बताए सिंपल सिम्टम्स कि चक्कर आ रहा है, बॉडी कमजोर लग रहा है, मसल क्रैम्पिंग हो रहा है, ये सब चीज जो है हमारा RBC की कमी के कारण होता है। अगर WBC का कमी हो जाए तो उस केस में क्या क्या कॉमन सिम्टम्स है? या तो WBC का कमी कब हो रहा है, इम्यूनिटी कब बढ़ रहा है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ हो। क्रॉनिक इन्फेक्शन कहने का मतलब है कि बहुत दिन से वो इन्फेक्शन आपको हुआ है। तो उस केस में क्या होता है कि वहां पे WBC बहुत ज्यादा
फाइट कर रहा है, WBC डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उस केस में आपका WBC कम पड़ रहा है। उसके बाद क्या है कि फिर कमजोरी आने लग जाएगा, जैसे एंटीबॉडी कम होगा कमजोरी आने लग जाएगा, वेट लॉस होने लग जाएगा, फिर आप थका थका महसूस करेंगे, मेलाइस फील करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं मेलाइस को हिंदी में, क्या बोलेंगे उसको, मतलब कोई काम करने का इच्छा नहीं होगा, उस टाइप से आपको बीमार बीमार जैसा लगेगा। तो ये सब फील आपको होने लग जाएगा WBC के कारण, कमी के कारण। और ये प्लेटलेट्स है तो इसका तो सबसे इजी है कि आपका कोई भी घाव हो गया, कट गया, तो आप जल्दी हील नहीं करेंगे, बहुत धीरे धीरे से घाव भरेगा। हालांकि ये एक सिम्टम्स डायबिटीज का भी है, अगर डायबिटीज इनको रहता है तो उनका भी ऊंड जल्दी भरता नहीं है। उसके बाद क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग करना बंद कर देगा, कुछ भी हुआ तो जल्दी स्किन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लग गया, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाता है, नोज ब्लीडिंग हो गया, गम्स ब्लीडिंग होने लग गया, तो ये सब काम प्लेटलेट डिसऑर्डर्स का है। गम्स ब्लीडिंग सिर्फ विटामिन सी की कमी के कारण भी हो सकता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद इरिथ्रोसाइट्स, एबनॉर्मल सेल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम WBC डोनेट कर सकते हैं? WBC डोनेट कर सकते हैं, ये तो हमको भी नहीं पता है। ब्लड अगर मैम आप ये डोनेट क्वेश्चन था करते मैम, हैं तो सभी चीज डोनेट करते हैं ना आप, तो ऑब्वियस कर सकते मैम हैं। हाँ बोलिए। मतलब सिर्फ ये WBC पूछा की? था ये, हाँ बोलिए, दोनों दो लोग बोलेंगे एक साथ, एक आदमी का बोलिए। आप बोलिए। आप बोलिए। हाँ पहले आप कीजिए, मेरा टाइम खत्म होगा फिर हम चले जाएंगे। अरे बोलो कोई एक आदमी। मैम लेडीज फर्स्ट। मैम जैसे RBC की कमी है तो सिर्फ हाँ। RBC डोनेट होगा या WBC भी साथ में होगा? पूरा बॉडी में RBC जैसे ही कम होता है तो पूरा खून ही चढ़ाया जाता है। हाँ प्लेटलेट्स का कमी होता है तो सिर्फ प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, हालांकि हमको उतना जानकारी तो नहीं है, कभी किसी को देखे नहीं है चढ़ाते हुए, लेकिन हमको लगता है जो भी एनेमिक कंडीशंस में रहता है उसको पूरा ब्लड ही चढ़ाया जाता है, होल ब्लड चढ़ाया जाता है उसको। हाँ प्लेटलेट्स के कंडीशंस में हम देखेंगे कि प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, बट जो एनेमिक रहता है उसको ब्लड ही चढ़ाया जाता है, खून का कमी रहता है हमको। मैम जो एनेमिक रहता है उसका प्लाज्मा हटा के ब्लड चढ़ाते हैं शायद। ये तो हमको नहीं पता है, हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का देखे नहीं है किसी को ब्लड चढ़ाते हुए, या हम खुद भी कभी ब्लड डोनेट नहीं किए। आप लोग ही तो हॉस्पिटल में रहते हैं, बहुत लोग हॉस्पिटल में होंगे, आप लोग ही बताइए, अच्छे से बता सकते हैं। कोई हॉस्पिटल में है क्या? उधर ही रखिए। हाँ सौरभ चौरसिया जी, आप तो हॉस्पिटल में रहते हैं ना, आपका खुद का हॉस्पिटल है? यस मैम। आपका हॉस्पिटल है ना, तो आप बताइए क्या करते हैं जब ब्लड एनीमिक कंडीशंस मैम में? ये तो नहीं मैम, यहाँ पे तो वो OPD ही है ना मैम, स्किन का है ना मैम, ओके ओके, हाँ तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है। मैम ये बाकी प्लाज्मा हटा के चढ़ाते हैं मैम, प्लाज्मा पहले निकालते हैं उसके बाद ब्लड को चढ़ाते हैं। ओके ओके। मैम हाँ ये बोलिए। क्वेश्चन था मेरा कि जैसे RBC डिक्रीज होता है तो डेट कॉल्ड लीजिए एनीमिया, और RBC इंक्रीज हुआ था डेट कॉल्ड पॉलिसीथेमिया। यदि प्लेटलेट कम हो जाए मैम तो सिर्फ प्लेटलेट कैसे चढ़ाएंगे या इसको क्या कहा जाएगा? वो तो भी हम डॉक्टर बोलते पढ़ेंगे। हैं प्लेटलेट का कमी हो गया है। अभी आप इतना क्यों डिसऑर्डर्स, अभी हमारा पूरा बाकी है, देखिए अभी पूरा डिसऑर्डर्स बाकी है। प्लेटलेट्स डिसऑर्डर्स हमारा थ्रोम्बोसाइटोमिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अभी पढ़ेंगे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप ये कंफ्यूजन लेके, हमको लगता है ये पैथोलॉजी जब क्लास स्टार्ट भी नहीं है तभी से आप RBC WBC प्लेटलेट्स के लिए परेशान है, ऐसा क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। पापा पूछते रहते हैं ना मैम क्वेश्चन, इसलिए मैं परेशान हो जाता हूँ। उनका खुद का क्लिनिक है तो वो मेरा रैंकिंग करते रहते हैं, क्लास लेते रहते हैं, क्या पढ़े नहीं पढ़े क्या पढ़ाए, तो हम क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे पाते उनको, तो फिर डांट पड़ता है ना मैम। गुड, अच्छी बात है। चलिए अभी डिसऑर्डर्स हम लोग बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले RBC का करेंगे फिर दूसरा करेंगे, ठीक है?
चलिए तो फिर अभी नेक्स्ट क्लास कीजिए आप लोग। मैम ओके? आज का ये सेशन अपलोड हो जाएगा ना मैम यूट्यूब पे? हाँ कर देंगे। याद तो दिलाते नहीं मैम को, अपलोड हो जाएगा। कौन बोला ये? ऋतिक रोशन